नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव दर चुनाव हिंदुस्तान में घमासान के बीच एक शख्सियत और उनकी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द खूब चर्चा होती है। कौन है वो व्यक्ति समझना मुश्किल नहीं है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी। बिहार की धमक के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी एंट्री पर जितनी चर्चाएं हो रही हैं या फिर लगातार होती रही हैं, उसमें चौथे दौर के मतदान के बाद परिस्थितियां क्या है और क्या उनकी नजर में है, बंगाल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आज इलेक्शन एक्सप्रेस पर आज तक के खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी जी, AIMIM चीफ हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, 294 में से 7 सीटों पर लड़कर आपकी निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ है? नहीं, 6 सीट पर लड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हमारे 7 सीट पर ही है और शुरुआत है। और हमको यकीन है कि बंगाल में हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होने वाला है और इसीलिए हमको लगता है कि हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो निशाने पे मोदी भी है और ममता बनर्जी भी हैं। सबसे लड़िएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे। क्यों? लड़ना ही तो आता है हमको। हाँ। समझौता करना आता ही नहीं है तो लड़ेंगे। तो सेक्युलर पार्टियां तो मिलती तो अच्छा होता ना। अब तो वही फिर सवाल पूछा जाएगा, सर आपने मुस्लिम वोट को बांटने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। देखिए, अब सेकुलर पार्टी जो है मुझे अछूत समझती हैं, तो इससे मैं उनके ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता। सेकुलर पार्टी ये समझती हैं कि अगर मुझे हाथ लगाएंगे या मेरे करीब भी आएंगे तो उनको लगता है कि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट उनसे भाग जाएगा। मौजूदा जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति, उसमें यही सब पार्टी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। तो यही असल झगड़ा है और जब ये माहौल बन चुका है तो फिर कौन, यार हाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़िए, अब तो इलेक्शंस में आप तो कहीं पर मुस्लिम वर्ड नहीं सुनते, आप माइनॉरिटी वर्ड नहीं सुनते, तो मैं कहाँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, कोसों मील दूर हूँ। आपको तो सूट करता है ना सर। फिर आप बोलते हैं ना मैं शांडिल्य हूँ, ना मैं जनेऊधारी हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो आपकी पॉलिटिक्स को तो ये सूट करता है। ये तो सही है ना कि देखिए, ममता बनर्जी को आज अपने उम्र के हिस्से में इस इलेक्शन के दौरान में इनको जनता को बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू ब्राह्मण है और उनका गोत्रा शांडिलिया है। आप अलायंस की बात कर रहे हैं, मैं तो वर्ना सिस्टम में आता नहीं हूं, ना ये 22% दलित आते हैं बंगाल के, कहाँ अलायंस करेंगे। इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं ऊपर हूं और तुम लोग तो आते भी नहीं हो, तो मतलब क्या है कि आप गुलामी करते रहो। तो यही तो है ना कि आप देखिए कि ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। तमिलनाडु मैंने कहा था कि तमिलनाडु में DMK ने कह दिया कि हम उन लोगों को काशी मथुरा जो दीगर मंदिर यात्रा पे जाएंगे उनको 25,000 से 1 लाख देंगे। हम 1,000 करोड़ रुपये द्रविडियन जो मंदिर है उसको रिवाइव करने के लिए देंगे। मेरे को आज भी समझ में नहीं आया कि वो सरजमीन जो अन्नादुराई और पेरियार की सरजमीन मानी जाती है, वहां पर ये हो रहा है। बंगाल में ये चंडीपात पड़ती है। लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस किस लिए मिला, ममता दी को? नहीं, इनको इलेक्शन कमीशन उन्होंने बोला कि मुस्लिमों एक हो जाओ एक साथ आके, तो उनके लिए तो वो देखिए अब 24 घंटे के लिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक है, उनका ये बोलना, उनकी ये मजबूरी थी, उनको ये बोलना जरूरी था। वो मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि ममता बनर्जी को बोलना चाहिए था कि भाई हिंदू ब्राह्मण भी एक हो जाए, ये जिसका गोत्रा शांडिलिया है वो भी एक हो जाए। उनको बोलना चाहिए था ना भाई। आप वो नहीं बोलते, आप बोलकर क्या डर दिखा रहे हैं NPR NRC का। यही तो इनकी परेशानी है। और ममता बनर्जी ने अपने जो रिपोर्ट कार्ड में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि बंगाल के माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि एम्पेरिकल डेटा इनका है जहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि सिर्फ सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर कह दिए। अरे तो कलमा भी पढ़ रही हैं वो। अरे भाई, हम क्या कोई नौटंकी कंपनी के मुलाजिम है कि आप एक्टर को देखकर थालियां मारते रहेंगे? क्या है ये बताइए। यही हाल आप करके रख दिया हमारा, तो इसलिए हमारा इन पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो इलेक्शन फिर से ही हो रहा है कि ममता बनर्जी ये बता रही है कि मैं मोदी से बड़ी हिंदू हूं और मोदी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। तो अब आप बताइए, अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा ना भारत में, तो एक दिन जरूर आएगा इस मुल्क में जब इजराइल की तरह यहाँ पर हर पार्टी सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी वोट्स के लिए लड़ती रहेगी।
सब खत्म हो जाएगा। ये दिन आने जरूर जल्दी आएगा। देखना। ओवैसी जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना। आप लड़ रहे हैं ना, आप कौन सी सीटों पर लड़ रहे हैं सर? देखिए, हम उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर आसनसोल, बताइए, आपका इशारा किस तरह समझ गया मैं। आप ये बताना चाह रही हैं कि भाई जहां मुर्शिदाबाद से मालदा में जहां 75% मुस्लिम है, 65% मुस्लिम गलत है, गलत है। ये आपको गलत कह रहे हैं। डेमोग्राफी मुर्शिदाबाद में लड़ रहे हैं, मालदा में लड़ रहे हैं, आसनसोल में लड़ रहे हैं, उत्तर दिनाजपुर में लड़ रहे हैं, यकीनन लड़ रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है? गलती क्या, लड़ेंगे ना। तो भाई मेरे लड़ने आपकी तो छवि ऐसी है ना सर, आपको कलमा नहीं पढ़ना पड़ता है। आप तो बस जोश में जब मोदी जी को बोलते हैं कि ये मोदी देखो मुस्लिम के साथ फोटो खिंचाए, क्या क्या बोला था सर आपने उसमें? नहीं, मेरे से आप ही जुल्फिकार अली ने सर आपको गलत ठहरा दिया। उनका वो तो मैं तो सेल्फी खिंचा रहा था, वो पूछ रहे थे कि आप क्या बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेटर या क्या? हमने कहा नहीं सर, बस सेल्फी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम तो चाह रहे थे कि ये जो छुपा हुआ है खुलकर आ जाए। हमारे बोलने के बाद ही तो जुल्फिकार निकला ना, वरना तो जुल्फिकार बादलों के पीछे चांद की तरह पीछे छुपा हुआ था। हमारे बोलने पे निकालना पड़ा ना बीजेपी को, भाई ये जुल्फिकार है। और जुल्फिकार क्या है मालूम हो? मोदी क्यों नहीं फोटो खिंचवा सकते मुस्लिम के साथ? क्यों नहीं खिंचवा सकते? बिल्कुल। अरे कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है उनको खिंचवाने के साथ? क्या क्या बोला था सर आपने? क्या बांग्लादेशी हो क्या? हाँ, सीए पर बोला, ट्रिपल तलाक, क्या आपने ट्विस्ट दिया? नहीं, ट्विस्ट नहीं दिया। देखिए, हमको मीडिया ने पूछा क्या बोला होगा उसने। मैं बोला भाई मेरे को ये बोला हो सकता, ये बोला हो सकता, ये बोला हो सकता, और कुछ नहीं। अब इसमें हमारे बोलने के बाद जुल्फिकार निकला ना, तो बीजेपी को दौड़ना पड़ा। अमित शाह ने कह दिया कि आप भी एक हिंदू से फोटो खिंचवाइए। खिंचवा रहे हैं कि नहीं? नहीं, खिंचवाएं। हमने तो ऐसे 10 फोटो डाल दिए सोशल मीडिया पे, हजारों लाखों बार वो देखा गया। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? मोदी जी अगर इतना सेकुलर हैं तो फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं आप? और क्या फोटो खिंचवाने से ही आप मुसलमानों के लिए या उस सबसे बड़ी माइनॉरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? आप बता दीजिए ना। कुछ नहीं कर रहे भाई, फोटो खिंचवा दिए, अब हम फोटो देख के खुश हो जाएं? बताइए आप, यही तो प्रॉब्लम है। जुल्फिकार अली ने सर आपको ललकार दिया। वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे, वो सब बोलकर आपने उस फोटो को जरिया बनाया और आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे कि देखो वो तो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ये पूछ रहे थे, उसके कान में बोल रहे थे। नहीं, अच्छा है, बांग्लादेशी हो क्या? मैं तो उम्मीद करूंगा कि आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में उस नौजवान लड़के को मोदी जी गुजरात से टिकट दे दें। गुजरात से टिकट दे के उसको एमपी बनाए लोकसभा से। देखेंगे, चलिए उसकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत। देखिए, ये एक तरफा मोहब्बत हो रही है। मोदी जी से एक तरफा मोहब्बत के हामी है। जुल्फिकार को, जो लड़के का नाम और जुल्फिकार वाकई में है, तो उसको टिकट दे दीजिए गुजरात से या बंगाल से देकर जिताइए ना, एमपी बना दीजिए। आपके पास एक लोकसभा में एमपी नहीं है, आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? लेकिन आप जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं सर, आप चाह रहे हैं मुस्लिम दलित कंबाइन को आप टारगेट करते हैं। यहाँ पर तो सीएसडीएस से लेकर प्रशांत किशोर ने मान लिया कि जो दलित समुदाय है वो मोदी के साथ है। अब देखिए, प्रशांत किशोर साहब ने तो बहुत कुछ मान लिया ना। दिल की बात जुबान पे आई गई क्लब हाउस में। बुरा मत मानिए, मगर आपकी फेटर्निटी में 2 किस्म के जर्नलिस्ट हो गए। एक जो शाखा के जर्नलिस्ट हैं आरएसएस के, और दूसरा ये जो क्लब हाउस वाले जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों में एक ही यूनानिमिटी है कि ये कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते कि मुस्लिम एम्पावरमेंट किसी किस्म का हो। ये जो क्लब हाउस जर्नलिस्ट हैं, ये भी अंदर से शाखा के ही हैं, संघी हैं, मगर उनको नरेंद्र मोदी पर्सनली पसंद नहीं है, मगर आइडियोलॉजी वही है। यही तो मामला चल रहा है इस देश में। आप बैठ के बोलते हैं मिस्टर प्रशांत किशोर कि अपीसमेंट का फलसफा है। अरे भाई, मेरी बर्बादी के अफसाने यहां पर बन चुके हैं। अपीसमेंट अगर हुआ तो बताइए कहां अपीसमेंट हुआ है। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर बंगाल में मुसलमानों का अपीसमेंट हुआ है तो आखिर क्या वजह है कि 16% मुस्लिम बच्चे 9 और 14 साल के दरमियान में स्कूल को जाते ही नहीं है। आखिर अपीसमेंट अगर हुआ है तो 38% मुसलमान की आमदनी 2500 रुपए क्यों है रूरल बंगाल के? अगर अपीसमेंट हुआ है तो फिर 38% जेल में क्यों है? 6% नौकरियां क्यों हैं? अगर अपीसमेंट हुआ है तो फिर ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन क्यों नहीं है? अगर अपीसमेंट हुआ है तो आज भी मालदा मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी पिया जाता है, इतना ज्यादा कि जो WHO के गाइडलाइन से 3000 बढ़ के
कौन सा अपीसमेंट हुआ है? क्योंकि वोट बैंक बना ना, एक पूरे समुदाय को वोट बैंक बनाया गया। नहीं, सर मेरा नहीं, सवाल ना, तो पूरा ना, ना, सुनिए। नहीं, आप सुनिए, नहीं, 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 सवाल सुनिए। ये मैं सवाल सुन के कान पक चुके हैं मैडम। कोई मुसलमानों का वोट बैंक आज भी अगर आप 10 में से 8 लोगों को पूछिएगा, वो ऐसी बात कहेंगे कि हमें उसे जिताना है जो मोदी को हराएगा। नहीं, क्या ये सच नहीं है? मुसलमानों, क्या अब्बास सिद्दीकी से लेकर सब यही नहीं कह रहे हैं? मुसलमानों का ना कभी वोट बैंक था, ना कभी रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। हम मुसलमानों को एक झुंझुना दिया गया कि खिलौने देकर तुझको बहलाया गया, अरमानों में उलझाया गया, ये मामला कर दिया गया। अब वोट बैंक कहे का वोट बैंक तुम्हारा? झुंझुना पलट दिया आपने। नहीं, वोट बैंक झुंझुना पलट गया है सर, कि मोदी के डर से अब बाकी को 2014 की मेरी पहली स्पीच है पार्लियामेंट की। मैंने कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूं नरेंद्र मोदी को। पूरे बीजेपी के एमपी परेशान हो गए, क्या कह रहा है? बोला आपने इस मिथ को बर्बाद कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक था। मुस्लिम वोट बैंक कभी था ही नहीं यहाँ पर। हर देखिए जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं, कभी एक दिन प्रोग्राम कर लीजिए आप। मैं आपको 1950 से लेके 2021 तक मिसालें दूंगा जहां पर हमेशा ये होता रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स बीजेपी को भी वोट देते हैं? नहीं, सीएसडीएस के डेटे में उसमें बताया गया कि 2014 में और 2019 में एक ही कम्युनिटी है जो जिसका वोट बीजेपी को मिला, बड़ा नहीं, 6 या 8% वोट मिला बीजेपी को सीएसडी डेटा के, मगर दूसरे कम्युनिटी का सब बढ़ गया मोदी को वोट। हम ही तो एक खड़े हुए ना एक पहाड़ की तरह, बाकी सब तो फिसल गए मोदी की तरफ। एक ही कम्युनिटी, आप सीएसडीएस के डेटा की बात कर रहे हैं, 31% वोट था मोदी का हिंदू वोट 14 में, अब 37% हो गया। उनको लगता है ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स से ऐसे ही निकलेंगे। हम यही मोदी कहते हैं कि ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम प्रतीकात्मक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सब बकवास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं तो एक ही बात कर रहा हूं, आपके पास मुसलमान एमपी क्यों नहीं जीता लोकसभा में? आप मुसलमानों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं देते? आप, मैं दूसरे इश्यूज की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसको आप बोलेंगे ये तो इमोशनल है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये क्यों नहीं करते? अच्छा, गुजरात में आखिरी बार मुस्लिम एमपी कम जीता था? आप जिता दीजिए ना, 84 में। आप जिताकर बताइए ना हमको, अगर हम झूठे हैं। आप नहीं करते, ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? अब कांग्रेस भी आपको अछूत समझती है। आप कांग्रेस को देखिए और तमाम ऐसे राज्यों में देखिए, यहाँ पर देखिए वो अलायंस में आपके लिए जगह नहीं बनी, अब्बास सिद्दीकी के लिए बन गई, जिनके आप अगर वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। महिलाओं के लिए वो कैसी बातें बोलते हैं कि एमपी बनाकर नुसरत जहां को भेजा था वो तो पाउडर मेकअप लगाने लगी। नहीं, मैं देखिए, मैं ना तो वीडियो देखा हूँ, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। वो तो खुद अपना जवाब देंगे। मगर अब कोई नहीं करना चाह रहा मुझसे अलायंस, तो मैं क्या करेंगे मैडम? हमसे नहीं किए बिहार में, हम लड़े जीते। अब एक बात बताइए, गोधरा में क्या हुआ? हमने लड़ा और बीजेपी का मेयर बनने नहीं दिया वहां पर। मोडासा में हमारा मेन अपोजिशन हम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यही तो हम बता रहे हैं कि, और मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो नौजवानों में जो एक चर्निंग है, वो अब इस तरह की सेकुलर, ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स को मानने वाले नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि गोधरा में तो आपकी वजह से मेयर नहीं बन पाया बीजेपी का। हाँ। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बन गई आपकी वजह से। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम पर ही ये बात कही थी कि 20 सीट हम लड़े, 5 हम जीते, 9 गठबंधन जीता, 6 एनडीए जीता। अब मैं तो कई मर्तबा आरजेडी के नेताओं से बात किया 6 महीने पहले, वो बोले हंस के मुस्कुरा दिए, किसी ने नाराज हो गए। अब नहीं करते तो नहीं करे ना, हम क्या करेंगे? किसी जोर जबरदस्ती कर सकते क्या? किंग मेकर बन गए आप। ना, और वो भी देखिए हिंदी बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में ऐसा नहीं, दक्षिण वाले ये अंजना ओम कश्यप का दूसरा सवाल सख्त सवाल आने वाला है। मैं जानता हूं आपको, ये आप ये बोल के ना मैं उन पॉलिटिशियन तरह नहीं हूं कि अगर अंजना ओम कश्यप तारीफ करें तो मैं वाह 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 दिल खुश, मैं तैयार हूं। अब आप काउंटर क्या करने वाले मैं देखने वाला हूं। बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में ये खेल, ये बिसात कैसे बिछेगी? यहाँ पर मुझे तो 294 सीट नहीं, जो सबसे बड़ा हिंदू है बनने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को तो कह दिया गया कि तुम्हारी जिंदगी मौत का फैसला। अरे भाई, हर चुनाव में मुसलमान की जिंदगी मौत का फैसला होगा, तो कौन डरा रहा है उनको? ये दोनों पार्टी कर रहे हैं ना, हर पार्टी कर रही है। हर पार्टी हमको लाके सेकुलरिज्म का कूली बना दिया जाता है, बोले आपसे सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। अरे भाई, ये बोझ हम कब तक उठाएंगे बाबा? हम तो थक चुके हैं उठा कर। ना हमारे बच्चों को स्कूल, ना अस्पताल है तो बेड नहीं है, ना जेल में हमारी आबादी कम होती है, ना नौकरी मिलती है, ना पर कैपिटा इनकम मिलता है, ना हमारे महिलाओं का। जितनी परेशानी आप गिना रही हैं, ये दूसरे समुदाय की नहीं है क्या?
ये हिंदुओं की नहीं है क्या? वहाँ बिल्कुल बेरोजगारी है, नहीं है क्या? वहाँ पर बिल्कुल महिलाओं के लिए दिक्कतें नहीं है? एक मिनट, बिल्कुल है, मगर डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि मुसलमान और दलित का बराबर है, बाज में तो दलित से बढ़कर है। ड्रॉप आउट रेट तो इस देश में मुसलमानों का दलितों से बढ़कर है। कौन कह रहा है? ये ओवैसी नहीं कह रहा है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जिसको मोदी सरकार को दी गई थी। वो कहां कौन सी डस्टबिन में पड़ी नहीं मालूम। यही तो हम कह रहे हैं, इन तमाम का कनेक्शन मैडम, जिन्होंने ठेकेदारी ली नहीं सुनिए, इन तमाम का कनेक्शन मुस्लिम पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की वजह से हो रहा है। जिस दिन आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, आप देखेंगे कि ये तमाम प्रॉब्लम्स एक के बाद एड्रेस होंगे, वरना तो कुछ नहीं, हमेशा आप मर जाएंगे। अरे भाई, कितने मर्तबा हम मरेंगे? मर चुके हैं भाई, एक ही मर्तबा तो मरेंगे ना दुनिया में, बार बार तो मरने का मामला ही नहीं है। मर जाएंगे, आपका वो हो जाएगा। अरे कितने बार डराएंगे आप? डरा कर तो ये हाल कर दी हमारा। जरा बांग्लादेश को लाते हैं सर अब चुनाव। हाँ, आपने पहले कह दिया था मैं नहीं लाया हूँ, देखिए बांग्लादेश को आप लाए हैं। हाँ ठीक है, सवाल मैं तो लाऊंगी। मतुआ समुदाय को लेकर आपने कहा था कि अब पीएम बांग्लादेश जाएंगे। प्रधानमंत्री का तो ये पहले से प्लान था ना कि वहाँ जाना। नहीं, वो देखिए, मोदी जी सब प्लान कर लेते हैं, पहले से ही प्लान करते हैं। बाकी क्यों नहीं करते हैं सर? ये भी तो पूछना अब उनसे पूछिए ना, हम क्या बोलेंगे? वो तो सब चीज प्लान कर चुके हैं। जहां पोलिंग होगी उस जगह पर आप चले जाते हैं, तो ये उनका हर चीज प्लान होता है। उस प्लान में तो बड़े माहिर हैं। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी इलेक्शन में जबरदस्त है, इकोनॉमी में जीरो है, फॉरेन पॉलिसी में जीरो है, कोविड को कैसा डील करना उसमें जीरो है, वैक्सीन में जीरो है। इलेक्शन में तो बराबर वो प्लानिंग अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। मगर देश को चलाने में इलेक्शन, ये वैक्सीन, आप देखिए वैक्सीन तो डायरेक्टली लोकप्रियता से रिलेटेड है ना सर? हाँ, इतना लोकप्रियता से रिलेटेड है कि स्टेट्स में वैक्सीन नहीं है, आप परमिशन नहीं देते। अब लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लोग भागना शुरू कर रहे हैं। मुझे बताइए ना सर, जैसे बिहार में बेरोजगारी मुद्दा बना था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो इनकम्बेंट है, क्योंकि फिर सबसे पूछा जाएगा कि तुमने कितनी नौकरियां दी। तो यहाँ पर इशू ही नहीं बन रहा। ये तो आप लोगों का काम है ना कि कोविड, वैक्सीन की कमी, वैक्सीन सेंटर्स का बंद होना, कोरोना का फैलना, ये इश्यूज बनाए। लेकिन यहाँ पर तो अरे ये दीवाना तो बोल रहा है ना मैडम, हम तो बोल ही रहे हैं ना कंसिस्टेंटली। ये मजनू, ये लैला बोल रही है, दूसरा नहीं, तो क्या करेंगे? हम तो बोल ही रहे हैं, ये है, हम तो बोल ही रहे हैं। आप देखिए, और एक मिसाल देता हूं आपको, ये सो कॉल्ड मुस्लिम अपीजमेंट की। 4 लोग पुलिस फायरिंग में मर गए, उसमें एक राजवंशी नॉन हिंदू भाई मर गए। ममता बनर्जी हमारे खून पर अपना महल तामीर करना चाह रही, और बीजेपी के यहाँ के सदर कह रहे हैं कि ऐसे और 4-5 वाकयात हो जाएंगे। अरे भाई, क्या आप गरीबों के में तो आदमी नहीं मरता ना सर, हिंदू मरता है या मुस्लिम मरता है या दलित मरता है या क्या गरीबों के खून पर अपना महल तामीर करेंगे? कब तक हमारी लाशों पर महल तामीर करेंगे ये सो कॉल्ड सेक्युलर और ये बीजेपी के लीडर्स? ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि नरसंहार कर दिया है केंद्रीय बल ने। अरे भाई, हम ममता बनर्जी को समझने की जरूरत है कि वो कम्युनिटी जिसको आपने कुछ नहीं किया, आज वो आपको खून भी दे रही है, मरकर खून दे रही है। तो और क्या करें? उसके बावजूद भी आप अपनी रिपोर्ट कार्ड में नहीं बताएंगे, उसके बावजूद भी आप नहीं बताएंगे कि आपने ये क्यों कहा कि आप हिंदू ब्राह्मण हैं। 4 फेज हो गए सर, अभी तक जितने सर्वेज आए हैं उसमें अभी तक यही ट्रेंड है कि मुस्लिम्स ज्यादातर ममता बनर्जी की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका क्या? मैडम, मैं तो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कभी जर्नलिस्ट को बिठाकर ज्ञान देता हूँ क्लब हाउस में और लीक हो जाता है, ना मुझे नहीं मालूम। हो सकता है सही हो गलत हो, मेरे को क्या मालूम, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम। हो सकता है दे देंगे, नहीं दे सकते, मगर जब तक 2 मई को रिजल्ट नहीं आएगा तो मुश्किल है। आपने कह दिया है कि 2 मई को मोदी जी लॉकडाउन अनाउंस कर देंगे। हाँ, देखिए आप क्यों? अब आप अभी नहीं कर पाएंगे ना, अभी करेंगे तो फिर वो चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, तो उनको तो चुनाव जीतना है। उन्होंने तो राज्यों पर छोड़ दिया है कि राज्यों पर लॉकडाउन राज्यों पर छोड़े हैं, झूठ बोल रहे हैं। पर महाराष्ट्र में वहाँ बहस चल रही है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, बीजेपी कह रही है नहीं करना है। वहाँ लॉकडाउन जो पहले इम्प्लीमेंट हुआ था 2020 मार्च में, इन तमाम सरकारों की कमजोरी और इनके बिल्कुल बकवास किस्म के गटलस हैं ये लोग जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से, इनको कबूल ही नहीं करना चाहिए था लॉकडाउन को, इन्होंने कबूल किया। आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली में बैठकर कैसा प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे लॉकडाउन करो? स्टेट सब्जेक्ट है, उन्होंने उसको कर दिया, ऑर्डर दिया। अभी भी हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन हर स्टेट को अपने लिहाज से कबूल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन आप करेंगे ना, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि गरीब तो या तो कोविड से मरेगा या लॉकडाउन से डेफिनेटली मर जाएगा, बुरी तरह मरेगा।
अरे भाई, जो लोग दिन में कमाकर खाना खाते हैं, कितने लोग हैं इस देश में? सबसे बड़ा मेजोरिटी वही है। वही लोग तोड़ डालते हैं, वही लोग तो सभाओं में आके थालियां बजाते हैं। आज उनको आप लॉकडाउन करेंगे, आप देंगे पैसा उन लोगों को? कौन सा लॉकडाउन? ना तो आप हॉस्पिटल्स को आपने 8 महीने में कुछ वहां पर वैक्सीनेशन का कुछ किया, सिर्फ 2 वैक्सीनेशन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दूसरों को क्यों नहीं किया आपने? यही तो परेशानी है। मोदी जी इलेक्शन में माहिर हैं, इन तमाम चीजों से उनको समझ में नहीं आता कोई चीज। ये लेकिन देश तो इलेक्शन मोड में ही चलता रहेगा। अब इसके बाद यूपी आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। यूपी में भी आप खूब सक्रिय हाँ, होंगे, महाराष्ट्र तो है। नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे ना मैडम। मैं तो शुरुआत में आपसे कहा कि मुझे लड़ना आता है, मुझे सरेंडर होना नहीं आता। मैं सरेंडर नहीं होऊंगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊं, लड़ता रहूंगा। जितना ताकत, इज्जत, दौलत जो भी अल्लाह ने दी है, लड़ेंगे हम। क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए ना, यही तो वक्त है लड़ने का। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हिस्ट्री में लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो सब बिक चुके थे, सब हथियार डाल दिए थे, हम तो लड़ रहे हैं। चलिए, अब आखिरी के 2-3 सवाल मैं आपके इसी लड़ाई वाले मोड पर पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि इस देश में अब हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल पड़ी है। हर पार्टी वही कर रही है, चाहे वो जनेऊधारी हो, चाहे चंडी पाठ हो, चाहे उसकी नौबत आ रही हो। लेकिन अभी भी जब आप देखते हैं तो महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार है, वहां पर है, क्या आपको लगता है कि एंटी मोदी फ्रंट, जिसको बार बार ममता भी कोशिश करती है इकट्ठा करने की, एंटी मोदी फ्रंट की बात कर रहे हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं आप? वो उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस ने उसको अपना लिया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया लिख करके, ये बेटा रख लीजिए, सेकुलर हो तुम। वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कोई फ्रंट बनेगा मैडम? वही तो मैं कह रहा हूं ना, कौन सा फ्रंट बनेगा? कहां का फ्रंट बनेगा? और वो फ्रंट बनेगा तो फिर उसमें मुसलमानों से कहा जा रहा है कि भाई साहब, भाइयों बहनों, आपका सिंबोलिज्म भी नहीं होगा, आपका सिंबोलिज्म भी नहीं होगा। आप सिर्फ गुलामी करते रहिए। तो अच्छी बात है ना सर, सिंबोलिज्म खत्म होना चाहिए ना मैडम। अब ये देखिए, कब तक टोपी तिलक में वोटर को आप अरे मैडम, सिंबल यही तो आपने मुसलमानों को सिर्फ सिंबोलिज्म करके वोट बैंक दिखा दिया, जबकि था ही नहीं कभी वोट बैंक। आपने एक मुशायरा कर दिया, एक कव्वाली का प्रोग्राम कर दिया, किसी दरगाह का रस हुआ तो आपने खड़े होकर चादर बिछा दी। अरे भाई, तुम दरगाह को, सुनिए, दरगाह को चादर बिछा रहे हो और उस गरीब मुसलमान के घर में बिछाने को चादर नहीं है। अच्छा, मोदी और ममता में जब आप देखते हैं आपको ज्यादा, अब तो आप कह रहे हैं कि सब कम्युनल हो गए ना, ममता बनर्जी भी आपको लग रहा है कि हाँ, वो धर्म की दीदी दीदी बोलते हो, दादा दादा बोलते हो, उतना ही है बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी, हमारे साथ आज तक पर आने के लिए, तमाम बातें करने बुलाने के लिए। तो ओवैसी जी ये कहते हुए कि यही उनका जो तरीका है, इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और राजनीति में एक दिन वो भी आएगा जब 6 से लेकर 294 तक का सफर वो पूरा करेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।